बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने उसमें सदिशों का योग निकालने के लिए जो दो नियम अप्लाई किए जाते हैं उनको समझाने की कोशिश की थी और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हम जब उन नियमों का प्रयोग करके सदिशों को आगे जोड़ेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो प्रयोग करना आना चाहिए। उसके बाद हमने जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को डिस्कस किया था, मतलब किसी दिए गए सदिश को किस तरह से वियोजित किया जाता है और वो भी आयताकार घटकों में। किसी दिए गए सदिश को दो आयताकार घटकों में कैसे वियोजित किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब हम किसी सदिश को, जो कि किसी तल में स्थित है, ये सदिश है, और इसको हमने क्या किया कि अब जो हमारा मूल बिंदु है उस पर रख लिया। अब इस सदिश ए को का जो क्षैतिज घटक आया वो कैसे आया, जब हमने सदिश ए के बाणाग्र एक लंब डाला तो हमें ये जो है प्राप्त हुआ OP। वो क्या था, ए का क्षैतिज घटक है और जिसको हमने AX से प्रदर्शित किया था। उसी तरह से जब हमने बिंदु, अब वहां पर हमने ये नाम हो सकता कुछ अलग दिए गए हों, ये P था, आई थिंक ये M था, और इधर जो है हमने यहां से लंब डाला y अक्ष पर। y अक्ष पर लंब डालने पर हमें ये ON एक घटक प्राप्त हुआ था जिसको हमने ऊर्ध्वाधर घटक कहा था। तो इस तरह से हमें सदिश A के दो आयताकार घटक प्राप्त हुए थे, AX और AY। AX का परिमाण जो था, उसकी जो वैल्यू थी वो थी A cos थीटा, ये क्षैतिज घटक था, और AY इज इक्वल टू था A sin थीटा, ये ऊर्ध्वाधर घटक था। अब हमें देखिए कैसे सब कुछ किया जा रहा है उतना जरूरी नहीं है जितना कि हमें मेन चीज को समझना कि दिए गए सदिश का क्षैतिज घटक, मतलब ये जो कोण बन रहा है ए का, जो सदिश ए है वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो क्षैतिज दिशा में यानी जिस तरफ भी कोण बना रहा होगा, चाहे हो सकता है कि वो ऊर्ध्वाधर दिशा में थीटा कोण बना रहा हो, उससे मतलब नहीं, जिस दिशा में कोण बन रहा है उस दिशा वाला जो घटक होगा वो cos थीटा के फॉर्म में लिखा जाएगा, A cos थीटा। उसी तरह से जब ये A cos थीटा हो जाएगा तो दूसरा जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो A sin थीटा की तरह का होगा। तो ये जो थे घटक किसी दिए गए सदिश के दो आयताकार घटक थे, मतलब x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश घटक थे। अब हम यदि मान लिया कोई हमारे पास सदिश है और उसके घटक, आयताकार घटक तीनों अक्षों के अनुदिश हमें ज्ञात करने हैं, तो वो भी वही तरीका होगा। अब हम यदि इससे पिछले वाले को ज्यादा समझें तो उसी के आधार पर हम यहां पर हमारा जो सदिश A है उसको हमने मूल बिंदु पर रख लिया है और हमने ये घनाभ बना लिया है, घनाभ। अब घनाभ का एक बिंदु वो है, ये मूल बिंदु भी है, वहां से हमने ये OP एक सदिश लिया है और ये घनाभ के विकर्ण के अनुदिश है। अब इस सदिश A का x अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो OQ होगा। इसी तरह से y अक्ष के अनुदिश इसका घटक OS होगा, इसको हम AY सदिश कहेंगे। और इसी तरह से z अक्ष के अनुदिश इस A का जो घटक होगा वो AZ होगा और ये OT से प्रदर्शित है। तो AX, AY और AZ क्रमशः x, y और z अक्षों के अनुदिश इस सदिश A के घटक हैं। क्योंकि घनाभ के विकर्ण के अनुदिश ये है
तो उसी हिसाब से जो हम घनाभ का विकर्ण का सूत्र लगाते हैं उसी के आधार पर हम इस ए का जो है परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। वैसे डिटेल में इसको भी हल किया जा सकता है, लेकिन उतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परीक्षा में ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, हमें इसका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा सदिश ए जो है वो ए एक्स घटक प्लस ए वाई घटक और ए जेड घटकों के बराबर हो गया। अब हम इसका परिमाण पता करें, मतलब जो इस विकर्ण की लंबाई पता करें, तो ए बराबर हो जाएगा वर्गमूल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? क्रमशः ए एक्स ए वाई और ए जेड जो सदिश हैं उनके परिमाण है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश ए बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये देखिए वेक्टर सदिशों के रूप में इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश लेते हैं वो आई कैप होता है, और वाई अक्ष के अनुदिश जो सदिश लेते हैं वो जे कैप होता है, और ए जेड अक्ष के अनुदिश जो सदिश एकांक सदिश लेते हैं वो के कैप होता है। तो इस तरह से हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस के अनुदिश जो घटकों के परिमाण थे उनके साथ एकांक सदिशों को लगा करके उनको सदिशों में बदल दिया है। मतलब ए एक्स सदिश है उसको ये भी लिखा जा सकता है, ए वाई सदिश है उसको ये भी लिखा जा सकता है, उसी तरह से ए जेड को ये भी लिखा जा सकता है। तो ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? विभिन्न अक्षों के अनुदेश, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदेश इस सदिश ए के घटकों के परिमाण हैं। तो ये हमने उसका मान ज्ञात कर लिया है, ए का सदिश ए का परिमाण। अब मान लिया ये सदिश जो है एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है और वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ देखिए जेड अक्ष ये इसके साथ गामा कोण बना रहा है ए जेड ये। तो हम इसके डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। और यदि ये सब रिजल्ट कैसे आया, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, उसको भी समझा जा सकता है कि पहले हमने देखिए इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज ये जो बन रहा नीचे की तरफ, इस चतुर्भुज में यदि हम समांतर चतुर्भुज, त्रिभुजों के समांतर चतुर्भुज के योग का नियम लगाएं तो ओ आर बराबर हो जाता है, ये देखिए ओ आर बराबर हो जाता है ओ क्यू प्लस ओ जेड ओ टी, न टी ओ जेड। ये देखिए ये कहाँ है? समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार, हाँ ये है समांतर चतुर्भुज नियम से, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। देखिए ओ टी एक सदिश है और ओ क्यू दूसरा सदिश है, जो इनकी दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित किया गया। तो विकर्ण ओ आर जो है इसका परिणामी प्रदर्शित हो रहा है। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाएं तो देखिएगा ओ पी बराबर हो जाएगा ओ आर सदिश प्लस आर पी सदिश, आर पी सदिश। अब ओ आर का मान यहां रख दीजिएगा, ओ पी बराबर हो जाएगा, ओ आर का मान है ओ क्यू प्लस ओ टी प्लस आर पी। ओ पी बराबर हो गया ओ क्यू, तो देखिए ओ क्यू क्या है? ए एक्स है, ओ टी क्या है? ए जेड है, आर पी तो ये है, और ये आर पी जो है वो ओ एस के बराबर है। तो एक बार हमने ओ क्यू लिखा, ओ टी लिखा, और इस आर पी की जगह पर, आर पी की जगह पर ओ एस लिखा जा सकता है। तो ये कौन सा सदिश हो गया? इसका नाम है सदिश ए, बराबर हो गया ओ क्यू। ओ क्यू क्या है? ए एक्स सदिश है, प्लस ओ टी क्या है? ए जेड है,
और OS क्या है, वो A/y है। तो इस तरह से सदिश A बराबर हो जाएगा AX प्लस AY प्लस AZ। तो ये बहुत आसान था, मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए। ये कैसे रिजल्ट आया मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ये क्लियर हो गया है। बस Z को बाद में कर दीजिए, तो AX प्लस AY प्लस AZ, तो A बराबर AX प्लस AY प्लस AZ आ जाता है। बहुत आसान है। अब हम इसके जो बात हम कर रहे थे दिक कोसाइन निकालना, तो जैसे कि हमने वहां पर इससे पहले वाले जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से x अक्ष के साथ जो थीटा कोण बन रहा था दिए गए सदिश का, ये देखिए ये है हमारा सदिश था और ये थीटा कोण बना रहा था। ये तो इधर वाला जो कंपोनेंट AX आया था वो AX का परिमाण, तो ये ऐसे लिख रहे थे AXI कैप। तो AX का मान कैसे निकाला था हमने, देखिए cos थीटा लगाया था, cos थीटा इज इक्वल टू था आधार और इसका परिमाण कितना था A, तो ये आ गया था AX बराबर था A cos थीटा, AX बराबर A cos थीटा। इसी तरह से हम सभी अक्षों के अनुदिश सदिश A के जो है दिक कोसाइन ज्ञात करेंगे। सदिश A के, और यहां पर ऐसे लिख देते हैं सदिश A, यदि सदिश A क्रमशः सदिश A x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता है, तो सदिश A के दिक कोसाइन, दिक कोज्याएं लिख सकते हैं, कोज्याएं, और इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। बहुत आसान है, इसलिए जो है कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा बराबर हो जाएगा AX अपान A, ये x अक्ष के अनुदिश हो गया, तो ये हो गया A cos अल्फा। इसी तरह से ये बीटा कोण बन रहा y अक्ष के साथ, तो cos बीटा बराबर हो जाएगा A बाई बटे A, तो A बाई बराबर हो जाएगा A cos बीटा। और अंतिम जो है गामा कोण बना रहा है ये z अक्ष के साथ, तो cos गामा बराबर हो जाएगा A z बटे A, या कहें यहां देखिए A z बराबर हो जाएगा A cos गामा। तो ये क्या है, सदिश A की जो है दिक कोज्याएं हैं, डायरेक्शन कोसाइन है, ये कभी कभी निकालने को आती हैं, हमें मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने दिए गए सदिश को 3 आयताकार घटकों में वियोजित किया और उसका मान भी निकाला। तो किसी भी सदिश को यदि वो एक उसमें लग रहा है स्पेस में, यानी उसके 3 घटक हो सकते हैं। जैसे कोई सदिश लिखा हुआ है, सदिश A बराबर दिया गया है 3i प्लस 3j प्लस 5k, चलिए ऐसे लिखिए, है ना। तो इसका मतलब ये सदिश जो है इसका x अक्ष के अनुदिश घटक जो है वो 3 है, y अक्ष के अनुदिश भी 3 है घटक का परिमाण, और उसी तरह से z एक्सिस के अनुदिश घटक का परिमाण 5 है। तो इसका A का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसका वर्ग 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 25 है। तो इस तरह से 18 प्लस 25, तो ये हो गया
43 तो ये क्या हो गया, ए का परिमाण पता लग गया। तो किसी भी दिए गए सदिश का हम परिमाण इसी तरह से प्राप्त करते हैं। जैसे a बराबर दिया गया है 2i माइनस 3j दिया गया है, तो इसका k मान लिया नहीं है, केवल जो है 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय है, तो इसका a का परिमाण क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, माइनस 3 का भी करेंगे तो आएगा तो प्लस का ही। तो इस तरह से 4 प्लस 9 बराबर हो गया √13। तो इस प्रकार हम किसी भी दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं। एक बात और जान लेते हैं कि किसी भी दिए गए सदिश का एकांक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। किसी दिए गए सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करना। जैसा कि आपको मालूम होगा, एकांक सदिश वो सदिश होता है जिसका कि परिमाण 1 होता है, दिशा जो है उसी सदिश के अनुरूप होती है जिसका कि वो एकांक सदिश होता है। जैसे मान लिया कोई हमारा सदिश दिया गया है, a बराबर दिया गया है i प्लस 2j माइनस 3k। अब हमें इसका एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो नियम ये होता है कि एकांक सदिश a बराबर होता है, सूत्र है, बताया जा चुका है क्या, कि सदिश a बटे सदिश a का परिमाण, और परिमाण हमने निकालना अभी बताया है। तो a का परिमाण क्या हो जाएगा, a का परिमाण बराबर हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है, यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस, यदि माइनस 3 भी लिखे तो भी वर्ग करने से तो प्लस हो ही जाएगा। तो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये कितना हो गया, 9 4 13, ये 14 हो गया, वर्गमूल 14। ये क्या हो गया, सदिश a का परिमाण पता लग गया। जिस तरह से हमें क्या होता है, 5 से 5 को भाग देने पर क्या आता है, 1 आता है, तो उसी तरह से समझ लीजिए, हालांकि यहाँ पर 1 तो आता दिखेगा नहीं, लेकिन वो एकांक सदिश ही होगा, मतलब उसका परिमाण 1 ही होगा। तो a बराबर हो जाएगा इस फार्मूले से, a का मान तो यही है, i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप बटे क्या कर देंगे, ये इसके परिमाण से भाग दे देंगे √14। तो ये दिए गए सदिश का एकांक सदिश ज्ञात हो गया। इसकी दिशा क्या होगी, दिशा वही होगी जो सदिश a की दिशा है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये a का एकांक सदिश है, सदिश a का एकांक सदिश है, इसलिए इसकी दिशा ये a की दिशा होगी, और इसका परिमाण जो है वो 1 है। देखने में 1 नहीं लग रहा, लेकिन इसका परिमाण 1 है। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए सदिश का एकांक सदिश आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, सदिशों की गुणा। ठीक है, किसी भी सदिश को सामान्य संख्या से गुणा करते हैं। सदिशों की गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम पहले जैसे मान लिया कोई सदिश हमें दिया गया है, ये सदिश दिया गया है, ठीक है, ये सदिश दिया गया है, हम कहें कि 2a क्या होगा, 2a का क्या होगा, इसका परिमाण इससे दुगना हो जाएगा, और क्या, ये 2a हो जाएगा, दिशा वही रहेगी जो पहले थी। तो हमने यहाँ पर दिए गए सदिश को इससे गुणा कर दिया, दो संख्या से गुणा कर दिया। अब -2 से करते तो कैसे प्रदर्शित करते हैं हम उसको, -2 से ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर क्या होगा, दिए गए सदिश से विपरीत दिशा में हमें -2a सदिश प्राप्त होगा। जो हमारा देखिए परिमाण जो है तो इसके हिसाब से होगा दोगुना, इससे दोगुना हो गया, इसकी लंबाई दोगुनी हो गई, और -2a का मतलब है कि ऐसा सदिश जो कि सदिश a के विपरीत दिशा में हो और उसका परिमाण जो है a से दोगुना हो। तो इस तरह से किसी भी
धनात्मक या ऋणात्मक संख्या से दिए गए सदिश को गुणा करते किया जा सकता है ना। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, दूसरा जो है सदिशों का गुणा दो तरह से होता है। हम आज एक तरह से जो सदिशों का गुणा किया जाता है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है आपको, और उस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन हल करते हैं उसको भी जानना है। पहले तो सदिशों का गुणा सीखना है, और सदिशों के गुणा हमने कहा ना दो तरह से होता है। एक तो कहते हैं स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का एक स्केलर या बिंदु गुणन, दो सदिशों का स्केलर या बिंदु गुणन। ये क्या होता है, ये मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। यानी दो सदिशों को जब हम सदिशों का स्केलर गुणनफल ज्ञात करते हैं तो दिए गए सदिशों के परिमाणों की गुणा उसके उन दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण की कोज्या के साथ कर देते हैं। मतलब जो दिए गए सदिश हैं उनका परिमाणों की गुणा की, साथ में उन दोनों सदिशों के बीच जो छोटा न्यून कोण बन रहा है, अधिक कोण वाला नहीं लेंगे, न्यून कोण जो बन रहा है उस कोण की कोज्या यानी कोसाइन को लेकर के गुणा कर देंगे, तो हमें जो है सदिशों का स्केलर गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, दो सदिशों का स्केलर गुणनफल उन सदिशों के परिमाण हमने निकालना अभी बताया, परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या या कोसाइन लिख सकते हैं के गुणनफल के बराबर होता है। ए डॉट, देखो बिंदु गुणन कहा गया, बिंदु गुणन में डॉट लगाना है यहाँ पर। दूसरे तरह का जो गुणनफल होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वहां हम क्रॉस लगाते हैं, यहां हम डॉट लगा रहे हैं। इसको हम स्केलर गुणनफल कह रहे हैं, क्योंकि गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो स्केलर राशि होगी, या कहें अदिश राशि होगी, उसमें दिशा नहीं होगी। तो ए डॉट बी ऐसे पढ़ा जाता है, बराबर हो जाएगा ए बी। ए बी क्या है, ए जो है वो सदिश ए का परिमाण है, बी जो है सदिश बी का परिमाण है, गुणा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में जो भी एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसका कोसाइन लिख दीजिए। तो इस तरह से हमें दिए गए सदिश का स्केलर प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल प्राप्त हो जाता है। और जहां बताया गया है कि ए तथा बी क्रमशः ए और बी के परिमाण, ये लिखने को भी परीक्षा में आता है, तो इसको याद कर लेंगे। चित्र ये बना हुआ है। अच्छा, यदि हम ये परिभाषा देखें या फिर इसको देख सकते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी, इसको क्या पढ़ेंगे, सदिश बी का एक ही दिशा में घटक। सदिश बी का एक ही दिशा में, एक ही दिशा ये है, इसमें घटक निकालें इसका बी का, तो बी का एक ही दिशा में घटक क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो ए के परिमाण को सदिश बी का के एक ही दिशा में ज्ञात किए गए घटक से गुणा कर दें तो भी हमें ए डॉट बी का मान ज्ञात हो जाता है। वही बात है, बस दूसरे शब्दों में लिखा गया है, कोई अंतर नहीं है ना। तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब ये फिजिक्स में कहाँ प्रयोग होता है, बहुत जगह प्रयोग होगा। अभी तो हम एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे जब किसी वस्तु पर क्षैतिज कोण से कोण थीटा बनाते हुए कोई बल लगाया जाता है तो कार्य कैसे निकालेंगे, इसको समझिए जरा। जैसे कोई वस्तु, हम चित्र यहां फिर से बना दे रहे हैं, ये वस्तु रखी हुई है और हम इस तरह से रस्सी में बांध करके इसको खींच रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो है वस्तु फर्श पर आगे की तरफ आगे बढ़ेगी, है ना, इधर को तो जाएगी नहीं, बल तो हमने इस दिशा में लगाया है, रस्सी से खींच रहे हैं। अब मान लिया चल करके वस्तु यहां आ गई, है ना, ये वाली वस्तु हमारी जो थी वो यहां पर आ गई है। कितना विस्थापन हुआ, मान लिया यस विस्थापन हुआ। अब हमें कार्य निकालना है ना, तो कार्य निकालने के लिए जो है क्या करेंगे, इस बी का इस एफ का जो बल लग रहा है वो विस्थापन भी एक सदिश राशि है। विस्थापन यहां से यहां हो रहा है, ए से बी हुआ विस्थापन, तो विस्थापन की दिशा में क्या करेंगे, बल एफ का एक घटक प्राप्त करेंगे, एफ का घटक प्राप्त करेंगे
किसकी दिशा में? विस्थापन की दिशा में। तो F का घटक जो हो जाएगा, F का घटक विस्थापन की दिशा में, क्या हो जाएगा? F cos थीटा। और इस घटक की गुणा कर दें यदि विस्थापन से, तो कार्य पता लग जाएगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा F cos थीटा गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। और ये विस्थापन की दिशा में कितना बल लग रहा है? इधर तिरछा बल तो F लग रहा है, विस्थापन की दिशा में कितना बल लग रहा है? और उसी बल के कारण, जो बल विस्थापन की दिशा में लग रहा है, उसी बल के कारण ये वस्तु A से B जा रही है। पूरा बल A से B की दिशा में नहीं लग रहा है। कहां लग रहा है भाई? देखिए, ऐसे तिरछा बल लगाया। यदि हम ये बल ऐसे लगाते, देखिए ऐसे, सब ऐसे, तब तो पूरा का पूरा बल विस्थापन की दिशा में हो जाता। तो हम क्या कर देते? बल गुणा विस्थापन, कोई घटक वगैरह निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बल तो लग रहा है एक कोण पर। तो बल की कुछ मात्रा, मतलब इस बल का कुछ अंश इस विस्थापन की दिशा में लग रहा है, जो कि विस्थापन उत्पन्न कर रहा है ना? तो वो जो है, जो विस्थापन उत्पन्न कर रहा है, वो F cos थीटा है। और इस तरह से W बराबर हो गया F S cos थीटा, या W बराबर हम लिख सकते हैं F डॉट S। लीजिए, तो कार्य जो है कैसे निकाला जाता है? बल और विस्थापन के बिंदु गुणनफल से, बल और विस्थापन के स्केलर गुणनफल से जो है हम किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह से जब हम एक दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे हमें शक्ति निकालनी है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य करने की दर। ठीक है, कार्य बराबर होता है F इंटू एस, है ना, F डॉट एस। और समय t हो गया, इसको अलग कर दीजिए, F एस बटे टी। विस्थापन बटे समय वेग हो गया, तो F डॉट बी। तो इस तरह से हम शक्ति P को निकाल सकते हैं बल और वेग के बिंदु गुणनफल से। देखिए, जो भी चीजें बताई जा रही हैं, इनका सबका प्रयोग है। जैसे हमने किसी सदिश को वियोजन किया, हमने सदिश का वियोजन किया, इसका काफी प्रयोग होगा। और अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग है। और दैनिक जीवन में प्रयोग ये कि यही है कि किस तरह से ये किसी कोण पर लगाया गया बल इतना कार्य करेगा, कैसे विस्थापन उत्पन्न होगा। भाई, बल तो इस तरफ लग रहा है, विस्थापन इधर उत्पन्न हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहां पर क्षैतिज तल की दिशा में कोई ना कोई बल लग रहा होगा। और वो कौन सा बल है? वो इसी बल का एक घटक है, इसी बल का एक पार्ट है, जिसकी वजह से ये वस्तु यहां से यहां जा रही है। अब हम इस स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सदिशों के स्केलर गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नंबर 1, यह क्रम विनिमय को क्रम विनिमय के सिद्धांत के अनुरूप है, उसका पालन करता है। मतलब A डॉट बी का मान वही होता है जो B डॉट ए का। दूसरा है
यह वितरण नियम का भी पालन करता है। कैसे? A डॉट B प्लस C है मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे? A डॉट B प्लस B A डॉट C, वितरित हो गया। तो ये नियम का पालन हो रहा है यहाँ पर सदिशों का स्केलर गुणनफल में। अब हम विभिन्न कोणों पर लग रहे दो सदिशों का गुणनफल निकालें हैं, तो क्या होता है? नंबर 3, यदि इसका 3 का पहला पार्ट, यदि दो सदिशों के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए A डॉट B, ये दो हमारे सदिश हैं, इनके बीच का कोण क्या है? 0 डिग्री है। तो ये हमें AB cos 0 डिग्री बराबर हो जाता है A गुणा B। यदि दो सदिश एक ही दिशा में लग रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणन क्या करेंगे? सदिश A और सदिश B के जो परिमाण है बस उनकी गुणा कर दीजिए। दूसरा पार्ट इसका, यदि कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है तो A डॉट B बराबर हो जाएगा AB cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो AB गुणा 0 तो हो गया 0। तो दो ऐसे सदिश जो आपस में लंबवत हो उनका स्केलर प्रोडक्ट या बिंदु गुणन 0 होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको नोट कर देते हैं। दो लंबवत सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट या बिंदु गुणन 0 होता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस हमें यहां पर cos थीटा का मान तो cos 90 का मान तो 0 होता ही है। और यदि हमें कभी यह सिद्ध करना हो कि दिए गए सदिश आपस में लंबवत हैं, तो हम क्या करेंगे? उनका स्केलर प्रोडक्ट या बिंदु गुणन ज्ञात करेंगे। यदि 0 आ जाएगा तो हम निश्चित रूप से कह देंगे कि ये दिए गए सदिश जो हैं वो आपस में लंबवत हैं। हमारे 180 डिग्री कोण पे हो, है ना, तो उसी तरह से cos का मान हो जाएगा। तीसरा पार्ट हो जाएगा, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री मतलब एक दूसरे के विपरीत हो, तो A डॉट B विपरीत दिशा में हो तो A डॉट B बराबर हो जाएगा AB cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो AB माइनस। मतलब यदि दो सदिश जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हों और उनका हमें बिंदु गुणन ज्ञात करना है, स्केलर प्रोडक्ट पता करना है, तो A और B के परिमाण की गुणा कर दीजिए और माइनस चिन्ह लगा दीजिए। तो हमने देखा कि जो हमारे एकांक लंबकोणीय सदिश हैं, जो मतलब जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश लिए जाते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी लंबकोणीय एकांक सदिशों के लिए ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? देखिए, हर एक जो आई जे के होते हैं ना, लंबकोणीय एकांक सदिश का मतलब हुआ आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश, और एक्स वाई जेड अक्षों के बीच परस्पर जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आई जे क्या है? एकांक सदिश हैं जो आपस में 90 डिग्री पर हैं, और cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। तो इस तरह से यदि हम आई डॉट जे करेंगे, आई कैप डॉट जे कैप करेंगे, तो ये क्या मान हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जे डॉट के बराबर हो जाएगा के डॉट आई बराबर हो जाएगा 0। भाई ये क्या हुआ? 1 × 1 cos 90 डिग्री
आई और जे के बीच में क्या कोण है, 90 डिग्री का है, तो ये शून्य हो गया। यदि मान लिया हम 0 डिग्री वाली कंडीशन लें, मतलब आई का आई के साथ गुणा करें, जे का जे के साथ करें, के का के साथ करें, तो क्या मान आएगा, देखिए आई डॉट आई का आई के साथ कोण कितना होगा, शून्य, बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, बराबर हो गया 1। मतलब आई डॉट आई बराबर हो जाएगा जे डॉट जे, बराबर हो जाएगा के डॉट के, बराबर हो जाएगा 1। और वैसे भी सामान्य रूप से भी यदि कोई सदिश ए है और ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। ए का ए के साथ बिंदु गुणन जो है बराबर होता है ए के परिमाण का वर्ग। ये भी वही बात है जो कि हमने यहां पर किया हुआ है ना। तो ये बात यहां पर एक निकल के आई कि जब हमें किन्हीं दो सदिशों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है, बीच का कोण ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, देखिए ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो गया ए डॉट बी बटे ए बी। ए बी क्या है, सदिश ए और बी के परिमाण है। मतलब इस तरह से इस फार्मूले की सहायता से किन्हीं दो सदिशों के बीच का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें सदिशों को लंब प्रूफ करना है कि वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो भी हम सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। यदि शून्य आ जाएगा तो उनको कह देंगे कि ये लंब हैं। अब हम दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना और सीख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। जैसे हमारे पास दो सदिश दिए गए हैं, वो हैं सदिश ए बराबर है, या ए जनरल बात करते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक दूसरा सदिश बी दिया गया है, ए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हमें इसकी गुणा करनी है, कौन सी गुणा, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बिंदु गुणन ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, पहले हम इसको लिख देते हैं ऐसे, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा डॉट लगाया बीच में, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी, यहाँ पर बी जेड के कैप। जैसा कि अभी बताया गया है, हम ए एक्स से इसको तीनों को गुणा करेंगे, फिर ए वाई से तीनों को गुणा करेंगे, फिर ए जेड से तीनों को गुणा करेंगे, और साथ में इनके साथ में जो एकांक सदिश लगे हुए हैं आई जे के, उनका भी ध्यान रखेंगे। और गुणा कौन सी कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी के सदिश ए और बी के डॉट प्रोडक्ट निकालने पर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है, यानी उन दोनों सदिशों के बीच के कोण का कोसाइन आता है। और यहां पर जो आई जे के सदिश हैं उनके बीच कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए इसको इससे गुणा करिए, ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप, आई का आई से गुणा, कोण कितना बना, शून्य बना, 0 डिग्री। आई का आई के साथ कोण शून्य बनता है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो इसका गुणा जो है, अभी हमने बताया था आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आई डॉट आई है तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स गुणा बी एक्स। आगे समझ लीजिए, हम पूरा लिख नहीं रहे। अब जैसे मान लिया ए एक्स आई कैप का इससे गुणा करें बी वाई जे कैप से, तो ए एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप, आई और जे के बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो जब इसको इससे गुणा करेंगे, यानी ए एक्स आई कैप की बी वाई जे कैप से गुणा करेंगे, तो कोण 90 डिग्री होने की वजह से ये मान शून्य आ जाएगा।
ठीक इसी तरह से जब हम ए एक्स आई कैप की गुणा करेंगे बी जेड के कैप से, तो आई और के साथ भी कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो वो भी शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से ए एक्स आई कैप की बी बाई जे कैप और बी जेड के कैप से गुणा जो आएगी वो शून्य आ जाएगी। अब दूसरा लेते हैं ए बाई जे कैप। ए बाई जे कैप को जब इससे गुणा करेंगे बी एक्स आई कैप से, जे का आई से करेंगे डॉट प्रोडक्ट, जे का आई से करेंगे डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणन, तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू शून्य, तो इसका इसके साथ गुणा शून्य आएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। अब ए बाई जे कैप का बी बाई जे कैप से करें, जे का जे से, जे डॉट जे बराबर 1, तो ये जरूर जो है आ जाएगा ए बाई बी बाई प्लस इसका ए वाई जे कैप का बी जेड के कैप से शून्य हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा जे और के बीच में। अब तीसरे के लिए ए जेड के कैप, ए जेड के कैप का इससे गुणा करेंगे शून्य, इससे गुणा करेंगे शून्य, और जब तीसरे को मतलब के कैप का के कैप से गुणा होगा वो जरूर के डॉट के बराबर आएगा 1, और तो हमारा आंसर आ जाएगा ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी का जो है आंसर आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एकदम से आसान है ना। अब हम कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू दी गई है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 और बी वेक्टर दिया गया है, सदिश दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये इसको भी माइनस कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालें, मतलब वही बिंदु गुणनफल निकालें इसी नियम के अनुसार से। एकदम से आसान है, इसको लिख दीजिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, डॉट लगाइए बीच में, दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए। अब हमें आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है, दैट्स ऑल। बाकी सब शून्य हो जाएंगे, तो 3i को 2i से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और i डॉट i 1 होता है तो बस 6 हो गया। अब 2j का माइनस 2j का माइनस 3j से करेंगे तो देखिए माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, और 2 3 6 ये भी हो गया, 2 3 6, जे डॉट जे 1 होता है। अब इसको करिए 5 की 4 से तो 20 आएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है तो उत्तर माइनस में आएगा, 5 हो गए 20 हो गया, और के डॉट के करेंगे तो वो आएगा 1। तो इस तरह से 12 माइनस 20 हो गया 8 माइनस का, तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई माइनस 8। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हीं दो दिए गए सदिशों का बिंदु गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट गुणा करने के बाद जो हमें मान प्राप्त होगा वो एक अदिश राशि होगी। लंब सिद्ध करने के लिए, कोण निकालने के लिए दिए गए सदिशों के बीच का कोण निकालना है, या दिए गए सदिशों का को लंबवत सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो हम डॉट प्रोडक्ट ही निकालेंगे। बिंदु गुणनफल निकालिए, यदि दिए गए सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य आ जाता है तो इसका मतलब वो आपस में लंबवत हैं, और कोण निकालने के लिए हम ये सूत्र प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया चलिए एक कोण वाला भी निकाल लेते हैं, ऐसे ही उदाहरण दे देते हैं कि ए बराबर दिया गया है 2i माइनस जे प्लस के, और एक बी बराबर दिया गया है 3i माइनस जे प्लस 2k। इनके बीच का कोण, हालांकि हमने ऐसे ही नंबर ले लिए हैं, कोई एग्जैक्ट डिग्री आएगा ये कोई जरूरी नहीं है, खाली हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है ना। तो कोण निकालने के लिए बराबर cos थीटा बराबर होता है a डॉट बी बटे a गुणा बी, मतलब a का और b का वेक्टर a वेक्टर b का परिमाण है ना। तो कोण पहले तो हमें a डॉट बी निकालना पड़ेगा, a डॉट बी निकालिए 2i माइनस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट निकालना है 3i माइनस जे प्लस 2k, लिखा करिए, इससे इसको करिए तो 6 आ जाएगा, i का i से, j का j से, तो माइनस माइनस था तो प्लस 1 हो गया है ना, और k का k से, तो ये कितना हो गया
2, 6 1 7 2 9 हो गया, इसका मान आ गया 9। एकम परिमाण पता करिए, वर्गमूल 2 का वर्ग, ए बराबर क्या होगा, ये होता है ना ए का परिमाण, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस ये 1 का वर्ग, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1, मतलब वर्गमूल 6 आया। और बी का परिमाण जो है बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, बराबर हो जाएगा वर्गमूल 9 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो गया 9 5 14 हो गया। अब बस सूत्र में मान रख दीजिए। ऐसे प्रश्न हम अभी और कराएंगे, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो गया 9, ए डॉट बी का मान आया 9 बटे वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 14। अभी हम पूरा हल करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। जो प्रश्न दिए रहते हैं उसमें ऐसा कुछ मान दिया होता है कि जिससे कि cos थीटा का मान कुछ न कुछ आ जाए, नहीं आता तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो इसकी बात हम फिर करेंगे। अभी हम केवल उदाहरण देकर के बता रहे हैं। तो बहुत जगह पर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी बिंदु गुणनफल निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, फिजिक्स में बहुत जगह संख्याएं, मतलब ऐसे वेक्टर आएंगे, ऐसे सदिश आएंगे जिनका हमें बिंदु गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो फिर एक बार और देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। ऐसा तो मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि जो बिंदु गुणन करते हैं, स्केलर गुणा करते हैं, उसमें जो संख्या प्राप्त होती है वो स्केलर होती है। तो स्केलर संख्याएं तो ज़्यादा टिपिकल नहीं, आसान है, केवल परिमाण होता है। तो उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जितना टाइम जो है आप समझ के साथ जो है कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में तो आएगा ही आएगा। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। कोशिश करते रहिए, समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।